अध्याय 16 चोर दरवाजे के पार। आने वाले सालों में हैरी को यह कभी ठीक से याद नहीं रहेगा कि उसने किस तरह से अपनी परीक्षाएं दी, क्योंकि हमेशा उसे यह डर सताता रहता था कि किसी भी समय वोल्डेमॉर्ट दरवाजा खोलकर धड़धड़ाता हुआ अंदर घुस आएगा। परंतु दिन गुजरते गए और इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि तालाबंद दरवाजे के पीछे फ्लफी अब भी जिंदा और सही सलामत था। मौसम बहुत गर्म था, खास तौर पर बड़े क्लासरूम में बहुत गर्मी थी जहां वे अपनी परीक्षा देते थे। परीक्षाओं के लिए उन्हें खास नए कलम दिए गए जिन पर नकल विरोधी मंत्र से जादू किया गया था। उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हुईं। प्रोफेसर फ्लिटविक ने उन्हें अपनी क्लास में एक एक करके यह देखने के लिए बुलाया कि क्या वे एक अनानास को डेस्क पर डांस करवा सकते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन्हें एक चूहा दिया जिसे नस्वार की डिब्बी में बदलना था। पॉइंट इस बात पर दिए गए कि नस्वार की डिब्बी कितनी सुंदर थी, परंतु अगर इसकी मूछें रह जाती थीं तो पॉइंट कम किए जाते थे। स्नेप ने उनके होश उड़ा दिए क्योंकि वह पूरे समय उनके सिर पर ही खड़ा रहा जब वे यह याद करने की कोशिश कर रहे थे कि भूलने वाला काढ़ा कैसे बनाया जाए। हैरी ने अपनी तरफ से परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। उसने अपने सिर में बार बार उड़ते भीषण दर्द को नजरअंदाज करने की भी कोशिश की जो उसे तब से परेशान कर रहा था जब से वह जंगल की अपनी यात्रा से वापस लौटा था। नेविल ने सोचा कि हैरी की परेशानी का कारण परीक्षाओं का तनाव होगा क्योंकि हैरी को नींद नहीं आती थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि हैरी को उसका पुराना बुरा सपना जगा देता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह सपना पहले से ज्यादा भयानक हो गया था क्योंकि अब इसमें नकाबपोश आकृति अपने मुंह से खून टपका रही थी। रॉन और हर्माइनी पत्थर के बारे में हैरी जितने चिंतित नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने वह नहीं देखा था जो हैरी ने जंगल में देखा था, या शायद इसलिए क्योंकि उनके माथे पर जलते हुए निशान नहीं थे। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट का विचार उन्हें डरावना लगता था, परंतु वह उनके सपनों में बार बार नहीं आ रहा था और वे अपने रिवीजन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बारे में चिंता करने का ज्यादा समय ही नहीं था कि स्नेप या कोई और क्या करने की फिराक में था। उनकी आखिरी परीक्षा जादू का इतिहास थी। इसमें उन सिरफिरे जादूगरों के बारे में सवाल पूछे गए जिन्होंने अपने आप तलने वाली जादुई कड़ाहियों का आविष्कार किया था। 1 घंटे तक सवालों का जवाब देने के बाद वे 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से आजाद थे क्योंकि उनकी परीक्षा के रिजल्ट 1 सप्ताह बाद आने वाले थे। जब प्रोफेसर बिन्स के भूत ने उनसे अपनी कलम रखने और चमड़े के कागज को मोड़ कर देने को कहा तो बाकी लोगों के साथ हैरी भी खुशी का इजहार करने से खुद को नहीं रोक पाया। मैंने जितना सोचा था उससे बहुत आसान था, हरमाइनी ने कहा जब वे उस भीड़ में शामिल हो गए जो धूप भरे मैदान में जा रही थी। मुझे 1637 के आदम भेड़ियों की आचार संहिता या एल्फ्रिक उर्फ उत्साही के विरोध को याद करने की जरूरत नहीं थी। हरमाइनी को हमेशा परीक्षा के बाद अपने पेपर के बारे में बात करना अच्छा लगता था, परंतु रॉन ने कहा कि इससे वो परेशान हो जाता है। इसलिए वे लोग झील के किनारे घूमने गए और एक पेड़ के नीचे पसर गए। वीजली बंधु और ली जॉर्डन एक दैत्याकार समुद्र फेनी के तंतुओं से छेड़छाड़ कर रहे थे जो गर्म उथले पानी में आराम कर रही थी। अब कोई रिवीजन नहीं, रॉन ने खुशी की सांस छोड़ते हुए कहा और घास पर पूरी तरह पसर गया। तुम भी ज्यादा खुश दिख सकते हो हैरी। यह पता चलने में भी 1 सप्ताह है कि हमने कितना बुरा प्रदर्शन किया है। हाल फिलहाल तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हैरी अपना माथा मल रहा था। काश मैं जान पाता कि इसका क्या मतलब है, वह गुस्से से बोला। मेरा निशान लगातार दुख रहा है। यह पहले भी हो चुका है, परंतु इतनी ज्यादा बार कभी नहीं दुखा जितना कि इस बार। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, हरमाइनी ने सुझाव दिया। मैं बीमार नहीं हूँ, हैरी ने कहा। मुझे लगता है यह एक चेतावनी है, इसका मतलब है खतरा पास आ रहा है। रॉन ज्यादा उत्साहित नहीं दिखा। मौसम बहुत गर्म था। हैरी आराम करो, हरमाइनी ने ठीक कहा था। जब तक डंबलडोर आसपास है तब तक पत्थर सुरक्षित है। वैसे भी हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्नेप ने फ्लफी के पार निकलने का तरीका जान लिया है। वह एक बार अपनी टांग नुचवा चुका है, इसलिए अब वह जल्दबाजी में दोबारा कोशिश नहीं करेगा। और हैग्रिड डंबलडोर को धोखा दे ये तभी हो सकता है जब नेविल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलने लगे। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु उसे एक विचार लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ था, कुछ बेहद महत्वपूर्ण था जो वो करना भूल गया था। जब उसने इसका जिक्र किया तो हरमाइनी बोली, यह परीक्षाओं का तनाव है। मैं पिछली रात उठी और रूप परिवर्तन के अपने नोट्स आधे पढ़ गई, तब कहीं जाकर मुझे याद आया कि मैं इस विषय की परीक्षा तो दे चुकी हूँ। हैरी को यकीन था कि उसे परेशान करने वाले विचार का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ी
जो नीले चमकदार आसमान में स्कूल की तरफ उड़कर जा रहा था। उसके मुंह में एक चिट्ठी दबी थी। हैग्रिड ही इकलौता व्यक्ति था जो उसे चिट्ठी भेजता था। हैग्रिड कभी डंबलडोर को धोखा नहीं देगा। हैग्रिड कभी किसी को नहीं बताएगा कि किस तरह फ्लफी के पार निकला जाए, कभी नहीं। परंतु हैरी अचानक उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? रॉन ने अलसाई आवाज में कहा। मेरे दिमाग में अभी अभी एक विचार आया है, हैरी ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें चलकर हैग्रिड से मिलना होगा, अभी। क्यों? हरमाइनी ने हाँफते हुए पूछा। क्योंकि हैरी के साथ चलने के लिए उसे बहुत तेज चलना पड़ रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? हैरी ने हरी घास के ढाल पर चढ़ते हुए कहा कि हैग्रिड सबसे बढ़कर जो चीज चाहता था वो ड्रैगन था, और एक अजनबी आता है जो अपनी जेब में ड्रैगन का अंडा लिए घूम रहा है। अगर ये जादूगरों के कानून के खिलाफ है तो कितने लोग अपनी जेब में ड्रैगन के अंडे लेकर इधर उधर घूमते फिरते होंगे? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे हैग्रिड मिल गया? मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? तुम्हारे दिमाग में कौन सा विचार आया है? रॉन ने पूछा। परंतु हैरी मैदान के पार जंगल की तरफ भाग रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हैग्रिड अपने घर के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पैंट और बाहें ऊपर चढ़ी हुई थी और वह एक बड़े बर्तन में मटर छील रहा था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षाएं खत्म हो गई हैं? ड्रिंक के लिए समय है? हाँ, प्लीज, रॉन ने कहा। परंतु हैरी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। हैग्रिड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें वो रात याद है जब तुमने नॉर्बर्ट को जीता था? जिस अजनबी के साथ तुम ताश खेल रहे थे वो दिखने में कैसा था? मालूम नहीं, हैग्रिड ने सहजता से कहा। उसने अपना चोगा नहीं उतारा था। उसने जब उन तीनों को हैरान देखा तो अपनी भौहें उठाई। यह उतना अजीब नहीं है। हॉग्सहेड में, यानी कि गांव के बियर बार में, बहुत से अजीब किस्म के लोग आते हैं। वो ड्रैगन का व्यापारी होगा, और क्या। हमने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उसने एक बार भी अपना नकाब नहीं हटाई। हैरी मटर के कटोरे के पास बैठ गया। तुम्हारी उससे किस बारे में बात हुई थी हैग्रिड? क्या तुमने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया था? हो सकता है किया हो, हैग्रिड ने कहा। याद करने की कोशिश करते हुए उसने त्योरियां चढ़ा ली। हाँ, उसने पूछा था कि हम क्या करते हैं और हमने उसे बता दिया कि हम यहाँ के रखवाले हैं। उसने हमसे थोड़ी जानकारी ली कि हम किस तरह से जानवरों की देखभाल करते हैं। हमने उसे बता दिया और हमने कहा कि हम हमेशा से जो चीज सचमुच चाहते थे वो एक ड्रैगन था। और फिर हमें ज्यादा अच्छी तरह याद नहीं है क्योंकि वह हमें लगातार शराब खरीद कर पिलाता रहा। देखो, हाँ, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है और अगर हम चाहें तो उसके लिए ताश खेल सकते हैं। परंतु उसे ये विश्वास होना चाहिए था कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि ड्रैगन किसी पुराने घर में चला जाए। इस पर हमने उसे बताया कि फ्लफी के बाद ड्रैगन को संभालना मुश्किल नहीं होगा। और क्या उसने फ्लफी में दिलचस्पी दिखाई? हैरी ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, आपको हॉगवर्ट्स के आसपास भी 3 सिर वाले कुत्ते देखने को कहाँ मिलते हैं, इसलिए हमने उसे बताया। फ्लफी तो केक का टुकड़ा है, बशर्ते आप उसे शांत करने का तरीका जानते हो। बस उसके सामने थोड़ा सा संगीत बजा दो और वो चुपचाप सो जाएगा। हैग्रिड दहशत में दिखने लगा। हमें तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था, वह बोला। भूल जाओ हमने क्या कहा है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से तब तक कुछ भी नहीं बोले जब तक कि वे प्रवेश हॉल में आकर नहीं रुक गए, जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और अंधेरे से भरा लग रहा था। हमें डंबलडोर के पास जाना चाहिए, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने उस अजनबी को बता दिया है कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए, और वह नकाबपोश आदमी या तो स्नेप था या वोल्डेमॉर्ट। एक बार हैग्रिड को शराब में धुत करने के बाद यह काम आसान रहा होगा। मुझे बस यही आशा है कि डंबलडोर हमारा विश्वास कर लें। अगर बेन नहीं रोकेगा तो फिर हमारी बात का समर्थन कर सकता है। डंबलडोर का ऑफिस कहाँ है? उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे वे उम्मीद कर रहे हो कि कहीं कोई साइन बोर्ड उन्हें सही दिशा दिखा देगा। उन लोगों को यह कभी नहीं बताया गया था कि डंबलडोर कहाँ रहते हैं। न ही वे ऐसे विद्यार्थी को जानते थे जो उनसे मिलने के लिए गया हो। हमें सिर्फ, हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु तभी अचानक हॉल के पार एक आवाज गूंजी। तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? यह प्रोफेसर मैकगोनागल थी, जिनके हाथ में बहुत सी किताबें थी। हम प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना चाहते हैं, हरमाइनी ने थोड़ी बहादुरी से कहा। कम से कम हैरी और रॉन को तो ऐसा ही लगा। प्रोफेसर डंबलडोर से? प्रोफेसर मैकगोनागल ने दोहराया, जैसे ऐसा करना कोई बहुत संदिग्ध काम हो। क्यों? हैरी ने थूक गटका। अब क्या? यह गोपनीय है।
उसने कहा, परंतु तत्काल ही वो सोचने लगा उसे यह नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेसर मैकगोनागल के नथुने फड़कने लगे। प्रोफेसर डम्बलडोर 10 मिनट पहले जा चुके हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें जादू के मंत्रालय का एक अर्जेंट उल्लू मिला था और वे तत्काल उड़कर लंदन चले गए। वे चले गए? हैरी ने दहशत में आकर कहा। इस वक्त? पॉटर, प्रोफेसर डम्बलडोर बहुत बड़े जादूगर हैं, उनके पास बहुत काम रहते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण है। तुम जो कहना चाहते हो वह जादू मंत्रालय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉटर। देखिए, हैरी ने सावधानी को हवा में उड़ाते हुए कहा, प्रोफेसर, ये पारस पत्थर के बारे में है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जो भी उम्मीद की हो वह यह तो नहीं थी। जो किताबें वे हाथ में पकड़ी थी उनके हाथ से छूट गई, परंतु वे उन्हें उठाने के लिए नीचे नहीं झुकी। तुम्हें कैसे पता? उनके मुंह से निकला। प्रोफेसर, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसने कि कोई पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करनी है। उन्होंने हैरी को सदमे और संदेह के मिले जुले भाव से देखा। प्रोफेसर डम्बलडोर कल लौट आएंगे, उन्होंने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा। मैं नहीं जानती कि तुम्हें पत्थर के बारे में कैसे पता चला, परंतु चिंता मत करो, उसे कोई नहीं चुरा सकता। उसकी सुरक्षा के उपाय बहुत मजबूत हैं। परंतु प्रोफेसर, पॉटर, मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, उन्होंने उसकी बात को काटते हुए कहा। वे झुकी और अपनी गिरी हुई किताबें उठाने लगी। मैं सुझाव दूंगी कि तुम लोग बाहर जाओ और सूरज की रोशनी का आनंद लो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह आज रात ही होने वाला है, हैरी ने कहा, जब उसे यह विश्वास हो गया कि प्रोफेसर मैकगोनागल इतनी दूर पहुंच गई थी कि उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देगी। स्नेप आज रात चोर दरवाजे के अंदर जाएगा। उसने हर वो चीज पता कर ली है जिसकी उसे जरूरत है, और अब उसने डम्बलडोर को भी रास्ते से हटा दिया है। उसी ने वो चिट्ठी भेजी थी, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि जब डम्बलडोर वहां पहुंचेंगे तो जादू के मंत्रालय को सचमुच सदमा लगेगा। परंतु हम क्या कर? हरमाइनी की सांस वहीं की वहीं रह गई। हैरी और रॉन पीछे घूमे। वहां स्नेप खड़ा था। गुड आफ्टरनून, उसने रेशमी आवाज में कहा। वे उसे घूरते रहे। इतने सुहाने दिन में आप जैसे लोगों को अंदर नहीं होना चाहिए, उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग, हैरी ने बोलना शुरू किया, और उसे मालूम नहीं था कि वो आगे क्या कहने जा रहा था। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, स्नेप ने कहा। इस तरह अंदर घुसे रहने से लोग समझेंगे कि तुम कोई बदमाशी करने जा रहे हो। गरुड़ द्वार अब और ज्यादा पॉइंट गंवाने की स्थिति में नहीं है ना? हैरी का चेहरा लाल हो गया। वे बाहर जाने के लिए मुड़े, परंतु स्नेप ने उन्हें वापस बुला लिया। फिर से चेतावनी दे रहा हूँ पॉटर, अगर अब कभी रात के समय बाहर घूमे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। गुड डे। स्नेप स्टाफ रूम की दिशा में बढ़ गया। बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर हैरी बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। ठीक है, तो अब हमें यह करना है, वह जल्दी से फुसफुसाया। हम में से एक को स्नेप पर नजर रखनी होगी, स्टाफ रूम के बाहर इंतजार करना होगा, और अगर वो वहां से कहीं जाए तो उसका पीछा करना होगा। हरमाइनी, बेहतर होगा कि यह काम तुम करो। मैं ही क्यों? यह साफ है, रॉन ने कहा। तुम नाटक कर सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार कर रही हो, उसने ऊंची आवाज में नकल उतारते हुए कहा। ओ प्रोफेसर फ्लिटविक, मैं कितनी घबरा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा 14 नंबर का सवाल गलत हो गया है। ओह, चुप हो जाओ, हरमाइनी ने कहा, पर वह स्नेप पर नजर रखने के लिए तैयार हो गई। और अब बेहतर होगा हम तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर रहें, हैरी ने रॉन से कहा। चलो। परंतु योजना का हिस्सा सफल नहीं हुआ। जैसे ही वे लोग उस दरवाजे तक पहुंचे जो फ्लफी को बाकी स्कूल से अलग करता था, प्रोफेसर मैकगोनागल वहां आ गई, और इस बार उन्होंने आपा खो दिया। मुझे लगता है तुम सोचते हो कि तुम लोगों से पीछा छुड़ाना जादू मंत्रों के समूह से ज्यादा मुश्किल है, वे तूफानी अंदाज में बोली। बेवकूफी की भी हद होती है। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग दोबारा इस जगह के पास भी आए हो तो मैं गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम कर दूंगी। हाँ वीजली, मेरे अपने हाउस से। हैरी और रॉन वापस हॉल में चले गए। हैरी ने इतना ही कहा था, कम से कम हरमाइनी तो स्नेप के पीछे है। तभी मोटी औरत की तस्वीर घूमी और हरमाइनी अंदर आई। मुझे अफसोस है हैरी, उसने बिलखते हुए कहा। स्नेप बाहर निकल आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैंने कहा कि मैं फ्लिटविक का इंतजार कर रही हूँ तो स्नेप उन्हें बुलाने के लिए चला गया, और मैं अभी निकल पाई हूँ। मैं नहीं जानती कि स्नेप कहाँ गया। तो यह मामला है ना? हैरी ने कहा। बाकी दोनों उसकी तरफ घूरते रहे। हैरी का चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं आज रात को वहां जाऊंगा और पत्थर को पहले हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो? रॉन ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हरमाइनी ने कहा। मैकगोनागल और स्नेप ने जो कहा है उसके बाद भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हैरी चिल्लाया।
क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? अगर स्नेप उस पत्थर को चुरा लेता है तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना कि तब माहौल कैसा था जो अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था? फिर कोई हॉगवर्ट्स नहीं रहेगा जहां से किसी को निकाला जा सके। वैसे मटिया मेट कर देगा या काले जादू के स्कूल में बदल देगा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि अब पॉइंट गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें लगता है कि अगर गरुदवार हाउस को जीत लेगा तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा? अगर मुझे पत्थर पाने से पहले पकड़ लिया जाएगा तो मुझे डस्ली परिवार के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर वोल्डेमॉर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि मैं कुछ समय बाद मरूंगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि मैं शैतानी काले जादू का कभी साथ नहीं दूंगा। मैं आज रात चोर दरवाजे के पार जा रहा हूँ और तुम दोनों चाहो जो कहो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हें याद है वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला है? उसने उनकी तरफ तमतमा कर देखा। तुम ठीक कह रहे हो, हरमाइनी धीमी आवाज में बोली। मैं अपना अदृश्य चोगा पहनकर जाऊंगा, हैरी ने कहा। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे यह वापस मिल गया। परंतु क्या यह हम तीनों को छुपा लेगा? रॉन ने कहा। क्या हम तीनों को? छोड़ो भी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, हरमाइनी ने तेजी से कहा। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम हमारे बिना पत्थर तक पहुंच जाओगे? बेहतर होगा मैं जाऊं और अपनी किताब ही देख लूं, शायद उसमें कोई काम की चीज मिल जाए। परंतु अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे हाथ में हो तो ऐसा नहीं होगा, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। फ्लिटविक ने मुझे गोपनीय रूप से बताया कि मुझे उनकी परीक्षा में 112% अंक मिले हैं। इसके बाद वे लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। डिनर के बाद वे तीनों हॉल में तनाव की हाल में अलग बैठे रहे। किसी ने उन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि वैसे भी गरुड़द्वार का कोई विद्यार्थी अब हैरी से बात नहीं करता था। यह पहली रात थी जब वह इस बात से परेशान नहीं हुआ। हरमाइनी अपने नोट्स पलट रही थी और आशा कर रही थी कि जिन जादू टोनों और मंत्रों का मुकाबला करने वे जा रहे थे वे उसके पड़े हुए हों। हैरी और रॉन ने आपस में ज्यादा बातें नहीं की। दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे क्या करने जा रहे थे। धीरे धीरे लोग सोने चले गए और कमरा खाली हो गया। बेहतर होगा कि तुम चोगा ले आओ, रॉन बुदबुदाया जब ली जॉर्डन आखिरकार अंगड़ाई और जमाई लेता हुआ वहां से चला गया। हैरी ऊपर की मंजिल पर अपने अंधेरे कमरे की तरफ भागा। उसने चोगा बाहर निकाला। तभी उसकी निगाह उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने फ्लफी पर इस्तेमाल करने के लिए उसे जेब में रख लिया। गाना गाने का उसका मन नहीं हो रहा था। वह वापस हॉल की तरफ भागा। हम चोगे को यहीं पर ओढ़ लें ताकि ये पक्का हो जाए कि हम तीनों ढक रहे हैं। अगर फिल्च को हम में से किसी का भी पैर बिना शरीर के चलते दिख गए। तुम क्या कर रहे हो? कमरे के कोने से एक आवाज आई। एक कुर्सी के पीछे से नेविल प्रकट हुआ। उसके हाथ में उसका मेढक ट्रेवर था, जो फिर से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं नेविल, कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसने जल्दी से चोगे को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। नेविल उनके अपराधी जैसे चेहरों की तरफ घूर रहा था। तुम फिर से बाहर जा रहे हो? उसने कहा। नहीं नहीं नहीं, हरमाइनी बोली। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते नेविल? हैरी ने दरवाजे के पास लगी पुराने जमाने की घड़ी देखी। अब और ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं था। स्नेप इस समय शायद फ्लफी को संगीत सुनाकर सुला रहा होगा। तुम बाहर नहीं जा सकते, नेविल ने कहा। तुम फिर पकड़े जाओगे। गुरुद्वारा और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तुम नहीं समझोगे नेविल, हैरी ने कहा। यह महत्वपूर्ण है। परंतु नेविल किसी खतरनाक काम को करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और जल्दी से तस्वीर के छेद के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। नेविल, रॉन फट पड़ा। रास्ते से हट जाओ और मूर्ख मत बनो। मुझे मूर्ख मत कहो, नेविल बोला। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई और नियम तोड़ना चाहिए, और तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, परंतु हम लोगों का नहीं, रॉन ने परेशान होकर कहा। नेविल, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो नेविल ने अपने मेंढक को नीचे गिरा दिया, जो कूदकर ओझल हो गया। आओ, मुझे मारने की कोशिश करो, नेविल ने अपनी मुट्ठियां तान कर उन्हें हवा में लहराते हुए कहा। मैं तैयार हूँ। हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ा। कुछ करो, उसने बेचैनी से कहा। हरमाइनी आगे आई। नेविल, उसने कहा, मुझे सचमुच सचमुच इसका बहुत दुख है। उसने अपनी छड़ी उठाई। पेट्रिफिकस टोटैलस, अपनी छड़ी नेविल की तरफ करते हुए वह चीखी। नेविल के हाथ पैर इकट्ठे बंध गए। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। वह जहां खड़ा था वहां से झूला और फिर चेहरे के बल नीचे गिर गया, लकड़ी के किसी तख्ते की तरह। हरमाइनी ने भागकर उसे सीधा किया। नेविल के जबड़े जुड़ गए थे, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। सिर्फ उसकी आंखें हिल रही थीं और उनकी तरफ दहशत से देख रही थीं। तुमने उसके साथ क्या किया है? हैरी फुसफुसाया। यह पूर्ण शरीर बंधन है, हरमाइनी ने दुख से कहा। ओह नेविल, मुझे बहुत अफसोस है। और कोई चारा नहीं था नेविल, समझाने के लिए वक्त नहीं था।
हैरी ने कहा। तुम बाद में समझ जाओगे नेविल, रॉन ने कहा जब वे उसे लांघते हुए निकले और उन्होंने अपना अदृश्य चोगा उड़ा। परंतु नेविल को फर्श पर बंदा छोड़ना उन्हें कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं लग रहा था। वे इतने परेशान थे कि हर मूर्ति की छाया उन्हें फिल्च की तरह लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें अपनी तरफ आते पीव्स की आवाज लग रही थी। पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिस ऊपर की तरफ घूम रही है। अच्छा, उसे लात मार दूं सिर्फ एक बार? रॉन हैरी के कान में फुसफुसाया, परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे मिसेस नॉरिस के पास से सावधानी से चढ़े, उसने अपनी लैंप जैसी आंखें उनकी तरफ मोड़ी, परंतु कुछ नहीं किया। उन्हें अब तक कोई और नहीं मिला जब तक कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच गए। पीव्स बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसल जाएं। जब वे उसकी तरफ बढ़े तो उसने अचानक कहा, कौन है? उसने अपनी दुष्ट काली आंखें सिकोड़ी। हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। क्या तुम भूत पिशाच हो या कोई जिन्न जानवर हो? वह हवा में ऊपर उठा और वहां तैरते हुए उनकी तरफ घूरता रहा। अगर यहाँ कोई अदृश्य चीज घूम रही है तो फिल्च को बुलाना चाहिए। मुझे बुलाना ही चाहिए। हैरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। पीव्स, उसने कर्कश फुसफुसाहट में कहा, खूनी नवाब किसी कारण से अदृश्य होकर घूम रहे हैं। पीव्स को इतनी जोर का झटका लगा कि वो हवा से लगभग गिर गया। वह समय रहते संभल गया और सीढ़ियों से 1 फुट ऊपर तैरने लगा। बहुत अफसोस है महामहिम नवाब साहब सर, उसने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा। मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं देखा। जाहिर है मैंने नहीं देखा, आप अदृश्य जो थे। पीव्स के छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर। मुझे यहाँ पर एक काम है पीव्स, हैरी फटे बांस जैसी आवाज में बोला। इस जगह से आज रात दूर रहो। ऐसा ही करूंगा सर, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा, पीव्स ने दोबारा हवा में ऊपर उठते हुए कहा। आशा है आपका काम सफल होगा नवाब साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वो वहां से तेजी से बढ़ गया। बहुत अच्छे हैरी, रॉन फुसफुसाया। कुछ पल बाद वे लोग वहां पहुंच गए, तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर, और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। यह देखो, हैरी ने धीरे से कहा, इसने पहले ही फ्लफी के पार चला गया है। खुले दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। चोगे के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, उसने कहा। तुम चोगा वापस ले जा सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो, रॉन ने कहा। हम भी चल रहे हैं, हरमाइनी बोली। हैरी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजे की आवाज आई, एक धीमी गरजती गुर्राहट उनके कानों में पड़ी। कुत्ते की सभी 3 नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघ रही थी, हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकती थी। इसके पैरों में क्या है? हरमाइनी फुसफुसाई। ऐसा लगता है जैसे कोई बीन है, रॉन ने कहा। इसने भी से यहाँ छोड़ गया होगा। जैसे ही संगीत बजना बंद होगा वो इसी पल जाग जाएगा, हैरी ने कहा। तो फिर संगीत शुरू। उसने हैग्रिड की बांसुरी को अपने होठों से लगाया और फूंक मारी। सच कहा जाए तो कोई सुरीली धुन नहीं थी, परंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने सांस तक नहीं ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहटें रुक गईं। वो अपने पंजों पर लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिरा। फिर वो जमीन पर लुढ़का और गहरी नींद में सो गया। बचाते रहो, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे चोगे से बाहर निकलकर चोर दरवाजे की तरफ बढ़े। कुत्ते के दैत्याकार सिरों के पास से गुजरते समय वे उसकी गर्म बदबूदार सांस को महसूस कर सकते थे। मुझे लगता है हम लोग दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाएंगे, रॉन ने कुत्ते के पीछे झांकते हुए कहा। तुम पहले जाना चाहती हो हरमाइनी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है, रॉन ने अपने दांत किटकिटाते और सावधानी से कुत्तों के पैरों के ऊपर निकल गया। वह झुका और उसने चोर दरवाजे का छल्ला खींचा, जो ऊपर उठा और दरवाजा खुल गया। तुम्हें क्या दिख रहा है? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा। हैरी अब भी बांसुरी बजा रहा था। उसने रॉन का ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया। तुम पहले जाना चाहते हो क्या सचमुच? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि यह कितना गहरा है। बांसुरी हरमाइनी को दे दो ताकि वह इसे सुलाए रख सके। हैरी ने बांसुरी उसे दे दी। कुछ पल की इस खामोशी के दौरान कुत्ता हिला और गुर्राया, परंतु जैसे ही हरमाइनी ने बांसुरी बजाना शुरू किया, वो फिर से गहरी नींद में सो गया। हैरी उसे लांघता हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा। तलहटी का कोई और छोर नहीं दिख रहा था। उसने अपने आप को छेद में से नीचे किया जब तक कि वह अपनी उंगलियों के बल नीचे नहीं लटकने लगा। फिर उसने रॉन की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत आना। सीधे उल्लू खाने में जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है?
ठीक है, रॉन ने कहा। आशा है 1 मिनट में मिलेंगे। और हैरी ने अपने आप को छोड़ दिया। ठंडी नम हवा उसके पास से गुजरी जब वो नीचे और नीचे गिरता गया और फिर धप, एक अजीब दबी आवाज के साथ वो किसी नर्म चीज पर गिरा। वह उठा और उसने चारों तरफ टटोला क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के पेड़ पर बैठा हुआ था। सब ठीक है। खुला चोर दरवाजा उसे डाक टिकट के आकार जितना दिख रहा था और उसने उसकी रोशनी की तरफ देखकर कहा, यहाँ नर्म जगह है, तुम नीचे कूद सकते हो। रॉन तत्काल कूद गया। वो हैरी के पास में ही पसर गया। यह क्या है? उसके पहले शब्द थे। पता नहीं, किसी तरह का पेड़ लगता है। मुझे लगता है ये यहाँ पर इसलिए है ताकि गिरने पर चोट न लगे। चलो आ जाओ हरमाइनी। दूर से आता संगीत थम गया। कुत्ता जोर से भौंका, परंतु हरमाइनी पहले ही नीचे कूद चुकी थी। वह हैरी के दूसरी तरफ कूदी। हम लोग स्कूल से मीलों नीचे होंगे, उसने कहा। हमारी किस्मत अच्छी है कि अब पेड़ यहाँ पर है ना? रॉन ने कहा। किस्मत अच्छी है? हरमाइनी चीखी। तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही। वह ऊपर उछली और जूझते हुए एक गीली दीवार की तरफ बढ़ी। उसे इसलिए जूझना पड़ा क्योंकि जिस पल वह कूदी थी वह पेड़ उसके टखने के चारों तरफ सांप की तरह लताएं जमाने लगा था। जहां तक हैरी और रॉन का सवाल था, उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं में कसकर बंध चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला था। पेड़ उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए इससे पहले ही हरमाइनी ने अपने आप को छुड़ा लिया। वह दहशत से देख रही थी कि उसके दोनों दोस्त पेड़ के चंगुल से बचने के लिए बेतहाशा जूझ रहे थे, परंतु वे उससे जितना लड़ रहे थे वे उतनी ही तेजी से उनके चारों तरफ कस कर लिपटता जा रहा था। हिलो मत, हरमाइनी ने उन्हें आदेश दिया। मैं जानती हूँ यह क्या है, यह शैतानी फंदा है। अरे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका नाम जानते हैं, इससे बहुत मदद मिली, रॉन ने चिढ़कर कहा। वो पीछे की तरफ झुका हुआ था और कोशिश कर रहा था कि पेड़ उसकी गर्दन पर अपनी लताएं न लपेट ले। चुप रहो, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे मारा जाए, हरमाइनी बोली। अच्छा जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हैरी ने हांफते हुए कहा और वो पेड़ के साथ कुश्ती लड़ने लगा जो उसके सीने के चारों तरफ शिकंजा कस रहा था। शैतानी फंदा, शैतानी फंदा। प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? वह अंधेरे और नमी को पसंद करता है। तो फिर आग जलाओ। हैरी का गला रूंध गया था। हाँ सही है, पर हमारे पास लकड़ी नहीं है, हरमाइनी अपने हाथ मलते हुए चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो? रॉन पूरी ताकत से चीखा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? हूं कैसे नहीं, हरमाइनी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली तथा उसे हिलाकर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने पेड़ पर भी उसी तरह की नीली लपटों का प्रयोग किया जिस तरह की लपटों का प्रयोग उसने स्नेप पर किया था। कुछ ही पल में हैरी और रॉन ने महसूस किया कि पेड़ की लताओं की पकड़ ढीली हो रही है और पेड़ रोशनी तथा गर्मी से दूर सिकुड़ रहा है। सिकुड़ते और अंदर धंसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गए। हरमाइनी, हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम जड़ी बूटी का ज्ञान क्लास में ध्यान देती हो, हैरी ने कहा जब वो अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उसके पास दीवार के किनारे तक आया। हाँ, रॉन ने कहा, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हैरी संकट में अपनी बुद्धि नहीं खोता। हमारे पास लकड़ी नहीं है, कसम से। इस रास्ते से, हैरी ने पत्थर के एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता था। अपने कदमों की आहट के अलावा उन्हें सिर्फ दीवार पर नीचे गिरते पानी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी। गलियारा उन्हें नीचे की तरफ ढलान में ले गया और हैरी को ग्रीन गॉड की याद आ गई। उसके दिल को तेज झटका लगा जब उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादूगरों के बैंक में तिजोरियों की रक्षा कर रहे थे। अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल गया, एक बड़ा ड्रैगन, नौबत के बारे में ही उनका अनुभव बहुत बुरा था। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? रॉन फुसफुसाया। हैरी ने सुना। ऊपर से सरसराहट और चिंचनाहट की हल्की आवाजें आ रही थी। क्या तुम्हें लगता है या कोई भूत है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यह पंखों की आवाज है। आगे रोशनी है, मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। वे लोग गलियारे के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने तेज रोशनी से भरा एक कमरा था जिसकी छत मेहराबदार थी। उसमें रत्नों की तरह चमकते छोटे पक्षी भरे थे जो पंख फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे। कमरे के दूसरी तरफ लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे? रॉन ने कहा। शायद, हैरी ने कहा। वे बहुत खूंखार तो नहीं दिख रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर उन सब ने इकट्ठा हमला बोल दिया तो खैर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं दौड़ लगाता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, हाथों से अपना चेहरा ढका और कमरे पर दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल तेज चोंच और पंजे उसे नोचने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो दरवाजे तक सकुशल पहुंच गया। उसने हैंडल खींचा, परंतु उस पर ताला लगा था। बाकी दोनों उसके पीछे आए। उन्होंने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया, परंतु वो हिलने को तैयार तक नहीं था। तब भी नहीं जब हरमाइनी ने अपने अलोह मोरा मंत्र का प्रयोग किया। अब क्या करें? रॉन ने कहा। ये पक्षी ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए नहीं हो सकते, हरमाइनी बोली। उन्होंने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा। वे चमक रहे थे, परंतु क्या चमक रहा था? ये पक्षी नहीं है, हैरी ने अचानक कहा। यह तो चाबियां हैं, पंख लगी चाबियां। ध्यान से देखो तो इसका मतलब है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा जब बाकी दोनों लोग चाबियों के झुंड को देख रहे थे। हाँ देखो, जादुई झाड़ुएं रखी हैं। हमें चाबी को पकड़कर दरवाजे में लगाना है। परंतु यहाँ तो सैकड़ों चाबियां हैं। रॉन ने दरवाजे पर लगे ताले की जांच की। हमें एक पुरानी सी बड़ी, शायद चांदी की जैसा यह हैंडल है, चाबी की तलाश करना है। तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठा ली और हवा में ऊपर उठकर चाबियों के बादल के बीच उड़ने लगे। उन्होंने झपटकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु जादुई चाबियां इतनी तेजी से दूर जाती थीं और गोता लगाती थीं कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था। हैरी 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यूं ही नहीं था। उसमें ऐसी चीजें देखने की काबिलियत थी जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। 1 मिनट तक इंद्रधनुषी पंखों के तूफान में उड़ने के बाद उसने चांदी की एक बड़ी सी चाबी देखी, जिसका पंख मुड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ा हो और चाबी की छेद में बेदर्दी से डाला हो। वह वाली, हैरी ने उन दोनों को बताया। वो बड़ी वाली, वहां पर नहीं, वह चमकते नीले पंखों वाली, जिसके एक तरफ के पंख मुड़े हैं। रॉन उस दिशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था। छत से टकराया और अपनी झाड़ू से लगभग गिर गया। हमें इसे मिलकर घेरना होगा, हैरी बोला। वो मुड़े पंख वाली चाबी पर से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था। रॉन, तुम इसके ऊपर जाओ। हरमाइनी, इसके नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी। रॉन ने गोता मारा। हरमाइनी ऊपर की तरफ उछली। चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल दिया। वह दीवार की तरफ तेजी से उड़ी। हैरी आगे झुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दीवार पर दबोच लिया। रॉन और हरमाइनी की खुशी से चहकती आवाजें ऊंचे कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी। वे तेजी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की तरफ भागा। चाबी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी। उसने उसे ताले में घुसाया और घुमाया। वह लग गई। जिस पर ताला खुला, चाबी दोबारा उड़ गई और अब वह बुरी तरह घायल दिख रही थी, क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा जा चुका था। तैयार? हैरी ने बाकी दोनों से पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उन लोगों ने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खींचकर खोला। अगले कमरे में इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वे लोग शतरंज के एक बड़े बोर्ड के किनारे पर काले मोहरों के ठीक पीछे खड़े थे, जो सभी उनसे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पत्थर से तराशा गया था। उनके सामने कमरे में काफी दूरी पर सफेद मोहरें थीं। हैरी, रॉन और हरमाइनी थोड़े कांपे। ऊंचे सफेद मोहरों के चेहरे नहीं थे। अब हम क्या करेंगे? हैरी फुसफुसाया। यह स्पष्ट है, नहीं क्या? रॉन ने कहा। हमें खेलते हुए कमरे के पार जाना है। सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिख रहा था। कैसे? हरमाइनी ने घबराते हुए पूछा। रॉन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें शतरंज के मोहरे बनना पड़ेगा। वो एक काले घोड़े के पास गया। उसने घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तत्काल पत्थर में जान आ गई। घोड़े ने जमीन पर टाप मारी और घुड़सवार ने अपना हेलमेट लगा सिर नीचे झुकाकर रॉन की तरफ देखा। क्या हमें पार करने के लिए आपके साथ शामिल होना पड़ेगा, सर? काले घुड़सवार ने सहमति में सिर हिलाया। रॉन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। इसके लिए सोचना पड़ेगा, उसने कहा। मुझे लगता है हमें 3 काले मोहरों की जगह लेनी होगी। हैरी व हरमाइनी शांत रहे और रॉन को सोचते हुए देखते रहे। आखिरकार उसने कहा, अब तुम लोग बुरा मत मानना, परंतु तुम दोनों को ही इतनी अच्छी तरह से शतरंज नहीं आती। हम बुरा नहीं मानेंगे, हैरी ने जल्दी से कहा। हमें सिर्फ यह बता दो कि हमें क्या करना है। ठीक है, तुम उस ऊंट की जगह ले लो और हरमाइनी तुम उसके बगल में उस हाथी की जगह पर चली जाओ, और मैं घोड़ा बनूंगा, रॉन ने कहा। ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे थे, क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी सफेद मोहरों की तरफ पीट करके मुड़े और बोर्ड के बाहर चल दिए। वे अपने पीछे 3 खाली जगहें छोड़ गए, जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े हो गए। शतरंज में सफेद मोहरे हमेशा पहली चाल चलते हैं, रॉन ने कहा और बोर्ड को देखा। हाँ देखो। एक सफेद प्यादा 2 घर आगे बढ़ गया। रॉन ने काले मोहरों को आदेश देना शुरू किया। मोहरे चुपचाप वहां से चले जाते थे जहां वह उन्हें भेजता था। हैरी के घुटने कांप गए थे। अगर वे हार गए तो क्या होगा?
हैरी, दाहिनी तरफ 4 घर तिरछे चलो। उन्हें पहला असली सदमा तब लगा जब दूसरा घोड़ा पिट गया। सफेद वजीर ने उसे फर्श पर पटक दिया और खींचकर बोट से दूर कर दिया, जहां वो औंधे मुंह खामोश पड़ा रहा। मैंने जानबूझकर ऐसा होने दिया, रॉन ने कहा, जो थोड़ा विचलित दिख रहा था। इससे तुम उस ऊंट को मार सकते हो। हरमाइनी, आगे बढ़ो। हर बार जब भी उनका कोई मोहरा पिटता था, सफेद मोहरे कोई दया नहीं दिखाते थे। जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई। 2 बार रॉन ने समय रहते देख लिया कि हैरी और हरमाइनी खतरे में थे। वह खुद बोर्ड पर कूदता हुआ गया और उसने लगभग उतने ही सफेद मोहरे मार डाले जितने काले मोहरे उन्होंने गंवाए थे। हम लोग लगभग वहां पहुंच गए हैं, वह अचानक बुदबुदाया। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। सफेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उनकी तरफ मोड़ा। हाँ, रॉन ने धीरे से कहा, यही इकलौता रास्ता है, मुझे मरना होगा। नहीं, हैरी और हरमाइनी चिल्लाए। यह शतरंज है, रॉन ने पलट कर कहा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और वजीर मुझे पीट देगा। इसके बाद तुम राजा को शहद दे सकोगे, हैरी। परंतु तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? रॉन, देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो पत्थर पर पहले कब्जा जमा लेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तैयार? रॉन ने पूछा। उसका चेहरा पीला परंतु संकल्प से भरा था। मैं चलता हूँ, और हाँ, एक बार तुम जीत जाओगे तो ज्यादा देर मत करना। वह आगे बढ़ा और सफेद वजीर ने उस पर झपट्टा मारा। उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतनी तेज वार किया कि वो फर्श पर लुढ़क गया। हरमाइनी चीखी, परंतु वो अपने चौखाने में ही खड़ी रही। सफेद वजीर ने रॉन को घसीटकर एक तरफ रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया था। कांपते हुए हैरी बाईं तरफ 3 घर चला। सफेद राजा ने अपना मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया। वे जीत गए थे। शतरंज के मोहरे सिर झुकाते हुए अलग हट गए। आगे जाने वाले दरवाजे का रास्ता अब खाली था। रॉन की तरफ एक बार निराशा से देखने के बाद हैरी और हरमाइनी दरवाजे से होते हुए भागकर अगले गलियारे तक गए। क्या होगा अगर वह? उसे कुछ नहीं होगा, हैरी ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया है, यानी शैतानी फंदा। फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किया होगा। मैकगोनिकल ने शतरंज के मोहरों को जिंदा करने के लिए उनका रूप बदला होगा। अब कुरिल का जादू बचता है और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे तक पहुंचे। ठीक है, हैरी फुसफुसाया, आगे बढ़ो। हैरी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। एक बुरी सी बदबू उनके नथुनों में भर गई, जिसकी वजह से दोनों को अपनी नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। पानी भरी आंखों से उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक दैत्य पड़ा था, जो उससे भी बड़ा था जिससे उनकी भिड़ंत हुई थी। इस दैत्य के सिर पर खून भरा घूमर था। मुझे खुशी है कि हमें इससे नहीं लड़ना पड़ा, हैरी फुसफुसाया जब उन्होंने सावधानी से उसके विशालकाय पैर को लांघा। चलो, मुझसे तो सांस भी नहीं लेते बन रहा है। उसने अगला दरवाजा खींचकर खोला। दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि देखें आगे क्या है, परंतु उसके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी। सिर्फ एक टेबल थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी थी। स्नेप का जादू, हैरी ने कहा। हमें क्या करना होगा? उन्होंने जैसे ही दहलीज पार की, तुरंत उनके पीछे वाले दरवाजे के सामने आग जलने लगी। यह सामान्य आग नहीं थी, बल्कि जामुनी रंग की आग थी। इसी क्षण आगे जाने वाले रास्ते में काली लपटें उठने लगी। वे फंस चुके थे। देखो, हरमाइनी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया। उसे पढ़ने के लिए हैरी ने हरमाइनी के कंधों के ऊपर से झांका। खतरा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है सुरक्षा। अगर खोज पाओ तो हम में से 2 करेंगी तुम्हारी सहायता। हम 7 में से 1 ले जाएंगी तुम्हें आगे, दूसरी पीने वाले को ले जाएंगी पीछे। हम में से 2 में सिर्फ नेटल वाइन है भरी। हम में से 3 में मौत लाइन में छुपी है खड़ी। चुन लो, अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार। चुनाव में मदद करने के लिए हम तुम्हें सुराग देते हैं 4। पहला, जहर कितना भी चतुराई से छुपाने की कोशिश करे, हमेशा मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटल वाइन के। दूसरा, दोनों सिरों पर जो बोतलें हैं वे अलग ही हैं, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारी दोस्त नहीं है। तीसरा, जैसा तुम देख सकते हो, अलग सबका आकार है, न सबसे छोटी न सबसे बड़ी के अंदर मौत का समान है। चौथा, बाईं और दाईं तरफ से दूसरी स्वाद में जुड़वा है, हालांकि वे पहली नजर में दिखती अलग है। हरमाइनी ने एक लंबी आह भरी और हैरी ये देखकर हैरान रह गया कि वो मुस्कुरा रही थी। यह वह आखिरी चीज थी जो वो इस समय करने के मूड में था। बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने कहा। यह जादू नहीं है, यह तो तर्क शक्ति की परीक्षा है, एक पहेली है। बहुत से महान जादूगरों में रत्ती भर भी तर्क शक्ति नहीं होती। वे यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाते। और हम लोग भी फंस रहे हैं, है ना?
बिल्कुल नहीं, हरमाइनी ने कहा। हमें जिसकी जरूरत है वह सब यहाँ इस कागज पर लिखा है। 7 बोतलें हैं, 3 में जहर है, 2 में शराब है, एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक जामुनी आग में पीछे ले जाएगी। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी पीना है? मुझे 1 मिनट सोचने दो। हरमाइनी ने कागज को कई बार पढ़ा। फिर वह बोतलों की लाइन के सामने इधर से उधर घूमती रही और उनकी तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाती रही। आखिरकार उसने ताली बजाई। समझ में आ गया, उसने कहा। सबसे छोटी बोतल हमें आगे ले जाएगी, आग के पार, यानी पत्थर की तरफ ले जाएगी। हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा। इसमें तो हम में से एक के लिए ही पर्याप्त रस है, उसने कहा। ये तो मुश्किल से एक घूंट होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पार ले जाएगी? हरमाइनी ने लाइन में दाएं तरफ रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया। ठीक है, तुम इसे पी लो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को ले लो। उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ू को उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे से बाहर निकलकर फ्लफी के पास निकल जाना। सीधे उल्लू खाने जाओ और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज दो। हमें उनकी जरूरत है। मैं स्नेप को कुछ समय तक तो रोक सकता हूँ, परंतु सच कहा जाए तो मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ। परंतु हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो कौन भी साथ में हो। किस्मत एक बार मेरा साथ दे चुकी है ना? हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। किस्मत दोबारा मेरा साथ दे सकती है। हरमाइनी के होंठ कांपे। वो अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हरमाइनी, हैरी, तुम जानते हो तुम कमाल के जादूगर हो। जब हरमाइनी ने उसे छोड़ा तो हैरी ने बुरी तरह शर्माते हुए कहा, उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो। मैं, हरमाइनी ने कहा। किताबें और चतुराई दुनिया में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हैरी, दोस्ती और बहादुरी। और हैरी, अपना ध्यान रखना। पहले तुम पियो, हैरी ने कहा। तुम्हें भरोसा है कि इस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल, हरमाइनी ने कहा। उसने कोने वाली गोल बोतल में एक लंबा घूंट पिया और कांपी। इसमें जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, परंतु ये बर्फ की तरह ठंडी है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक, अपना ध्यान रखना। जाओ। हरमाइनी मुड़ी और सीधे जामुनी लपटों के बीच से होते हुए चली गई। हैरी ने गहरी सांस खींची और सबसे छोटी बोतल उठा ली। वह काली लपटों का सामना करने के लिए मुड़ा। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और छोटी बोतल को एक घूंट में ही पूरा पी डाला। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही हो। उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया। उसने हिम्मत जुटाई, देखा कि काली लपटें उसके शरीर को चूम रही थीं, परंतु उसे उनका पता तक नहीं चला। एक पल के लिए तो उसे उस काली आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वो दूसरी तरफ पहुंच गया, आखिरी कमरे में। वहां पर कोई पहले से ही था, परंतु वो स्नेप नहीं था, वह वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था।